नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जीएस वर्ल्ड। हम अपने सामान्य विज्ञान के तहत आज अपना टॉपिक नंबर देखेंगे 4 को, जो होगा आपका कोशिका का, अर्थात सेल। कि मानव की कोशिका या पादप की कोशिका किस प्रकार की होती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। और ये आज आपका जो होगा लेक्चर नंबर 4 होगा। ये आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली बुक है। इसको हम इसमें पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी बुक में आपके ये कह लो कि पिछले 25 सालों के प्रश्न दिए हुए हैं, कि जो जिस प्रकार से आयोगों ने पिछले 25 सालों में क्वेश्चन पुटअप किए हैं उनके बारे में आपको आइडिया लेना है और उसी के बेस पर आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी होगी। तो देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी आयोग के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम कोशिका की। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, या ये कह लो कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, और जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इन सभी के आंसर आज आपको इसी टॉपिक में आपके मिल जाएंगे। तो पहले सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसी में इसके साथ साथ ही हम इसमें कर लेंगे। जैसे देखो, कोशिका क्या है? कोशिका है जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्टेटमेंट में भी बनाया जा सकता है कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखो, संरचनात्मक क्यों और क्रियात्मक क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति का शरीर बनता है, या ये कह लो कि जंतु का शरीर बनता है, वो किसके द्वारा बनता है? वो कोशिका के विभाजन के कारण ही होता है। और क्रियात्मक क्यों? क्योंकि कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसी वजह से इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कह दिया जाता है। इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। और कोशिका सिद्धांत जो दिया था, ये ध्यान रखना। देखो, कोशिका की खोज एक अलग वैज्ञानिक ने की है, और जो कोशिका का सिद्धांत है वो अलग वैज्ञानिकों ने दिया। जैसे कोशिका की खोज गए तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। जबकि कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें भी क्या है कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया, जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है प्राकैरियोटिक कोशिका और एक होती है आपकी यूकेरियोटिक कोशिका। पीछे ही मैंने आपको बताया था कि प्राकैरियोटिक सबसे पहले, यदि किसी कोशिका का जन्म हुआ तो सबसे पहले वो प्राकैरियोटिक कोशिका ही आई। इसमें क्या था? केंद्रक तो था, लेकिन केंद्रक पूरी तरीके से विकसित नहीं था, अविकसित रूप का केंद्रक था, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन कहने के लिए नाम मात्र के लिए थी, या ये कह लो कि थी ही नहीं बिल्कुल भी। और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक था वो विकसित प्रकार का था, और हिस्टोन प्रोटीन शामिल थी इसमें। तो इसी वजह से इनमें कुछ चीजों में इनमें अंतर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। जैसे अब देखो, प्राकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि इसमें नहीं पाए जाते, या ये कह लो कि अविकसित रूप में पाए जाते हैं पूरी तरीके से। इनमें आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है, परंतु हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती। ये ध्यान रखना है, क्योंकि दो ही मेन कारण है इसके, कि प्राकैरियोटिक कोशिका में और यूकेरियोटिक कोशिका में जो मेन अंतर मिलेगा ना, एक तो केंद्रक का अभाव और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव मिलेगा प्राकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये दोनों मिलेंगे। इसमें जो होता है वो राइबोसोम उपस्थित होता है प्राकैरियोटिक कोशिका में। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं में नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना है। ये देख कह लेना कि पीपीएल लो और जो आपका नील हरित शैवाल है, इन दोनों में ये इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यूकेरियोटिक कोशिका क्या कहती है? देखो, यूकेरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जो पाई जाएंगी वो पेड़ पौधे, जंतुओं में और कुछ शैवालों में भी पाई जाती हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। ये ध्यान रखना कि पादप की जो कोशिका होगी वो जंतु कोशिका से भिन्न होगी। जैसे पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाएगा, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। अलग तो होगी ही, क्योंकि इसकी कोशिका का बाह्य आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल कहलाता है। जो कि हरे पौधे में मुख्यतः क्या होता है? ये कह लो कि हरे पौधे, या ये कह लो कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है बनी हुई, वो किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जो जंतुओं की कोशिका भित्ति होती है, वो उनमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति का पूरी तरीके से क्या होता है? अभाव होता है। और इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है।
अब प्लाज्मा झिल्ली क्या कहती है? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, या कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य मतलब कुछ पारदर्शी है, कुछ पारदर्शी नहीं है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन ने 1959 में इसकी अवधारणा के अनुसार यह अवधारणा प्रस्तुत की कि कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन की, ये ध्यान रखना कि जो बाहरी और भीतरी परतें होंगी वो प्रोटीन की, तथा मध्य परत जो होगी वो लिपिड की बनी होगी। लिपिड क्या है? लिपिड होती है हमारी वसा। तो जो वसा होती है उसी को ही लिपिड कहते हैं। तो वर्तमान में सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रस्तुत अवधारणा की जो दी थी वो ही सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन भी होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण अंतःप्राद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के स्थल होते हैं। राइबोसोम को ही क्या कहते हैं? हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण ही कहाँ होता है? शरीर में जिस प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसका निर्माण कौन करता है? राइबोसोम ही करता है। इसी कारण इसको राइबोसोम को ही क्या कहते हैं? हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर सभी शेष सजीव पादपों एवं जंतु कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। इसलिए क्या कहते हैं? इसे श्वसन गृह भी कहा जाता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कोशिकांग या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद क्रेब्स चक्र कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो, क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र क्या है कि चक्र जब माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है तो इस चक्र की खोज किसने की थी? हेंस क्रेब ने की थी। अब देखो, क्रेब्स चक्र क्या होता है? क्रेब्स चक्र वो होता है जब जो एटीपी होते हैं हमारे, देखो कितने एटीपी होते हैं? 36, लेकिन पूरे होते हैं दो एटीपी और भी बनते हैं, तो दो एटीपी मिलाकर कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी पूरे होते हैं। जब किसी चक्कर में 38 एटीपी पूरे हो जाते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। और इसकी अवधारणा, क्रेब्स चक्र की अवधारणा हेंस क्रेब्स ने दी थी, और इन्हीं के नाम पर ही इसका नामकरण क्या होगा? क्रेब्स चक्र हो गया। कब दी थी? 1937 में दी थी। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सौर ऊर्जा जो है जब एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंगों के कारण होता है। दूसरा है आपका गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कह लो इसको। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी कैमिलो गोल्जी ने, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। कब की थी? 1898 में की थी। ये क्या है? इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि गोल्जी इकाई की क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। फिर होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम जो है वो आत्मघाती थैली होती है या सुसाइडल बैग होता है। इसका मतलब क्या है? लाइसोसोम को हम कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? देखो, जब भी कोई शरीर में हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं तो उन्हीं को मारने के लिए क्या करती है? ये जो लाइसोसोम कोशिका होती है, ये अपने आप को ही विस्फोट कर देती है उस जीवाणु को खत्म करने के लिए। और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। Next, केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब? 1831 में। एक ये क्या है? एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक ही होता है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। क्योंकि देखो, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब कहाँ होती हैं? न्यूक्लियस में ही होती है, अर्थात केंद्रक में ही होती है। केंद्रक में ही आपका डीएनए होगा, केंद्रक में ही आपका आरएनए होगा, केंद्रक में ही आपके गुणसूत्र होंगे। सारी की क्रियाएं कहाँ चल रही हैं?
सब की सब क्रियाएं आपकी केंद्रक में ही होती हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना होता है। अब संतान में कौन भेजता है? डीएनए। और जो डीएनए भेजता है तो डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में। तो इसी वजह से क्या है कि पूरे का केंद्रक को ये कहता है कि पैतृक लक्षणों को संतान में भेजने का कार्य किसका है? केंद्रक। अब देखो डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में। जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था उसी वर्ष डीएनए की खोज हुई थी। ये ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिंक आपको लगाना ही पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ लिंक लगाकर आप इसे याद रख सकते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों के संकेत की सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतान में ले जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो डीएनए होगा, डीएनए का कार्य क्या है? जो जनक होते हैं उनसे गुणसूत्रों को लेकर दूसरों में प्रसारित कर देता है जाकर, या उनके बच्चों में प्रसारित करना ही डीएनए का कार्य होता है। ये नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक के कोशिकांग में ही पाया जाता है। देखो ये मेन पॉइंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो आपका डीएनए होगा वो डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ और पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। फिर दूसरी स्टेटमेंट दे देगा कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है इस तरह की चीजों का। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी पाई जाती है। और पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई होते हैं। और जबकि स्त्रियों में देखो 44 तो स्त्रियों में भी होंगे, 44 ही पुरुषों में होंगे, लेकिन एक गुणसूत्र यहाँ पर भिन्न हो जाता है। पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होंगे और महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। ये ध्यान रखना पूरी तरीके से। जब निषेचन के दौरान जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो इसका मतलब एक्स एक्स होगा। और जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र दूसरे से एक्स से मिलता है तो ये भी एक्स एक्स बनेगा। और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो क्या होगा? एक्स वाई बनेगा। इसका मतलब जब एक्स एक्स होते हैं तो स्त्री का जन्म होता है, और जब एक्स वाई होते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई तथा महिला में एक्स एक्स होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तथा माता से जिस संतान को एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और तथा जिससे एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनती है। प्रकृमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। अब इतनी तो होगी इसकी आपकी क्या, देखो इतना हो गया केवल आपका कॉन्सेप्ट। हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया है। हालांकि पढ़ने के लिए देखो कोशिका बहुत बड़ी है, लेकिन हम केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं? घटना चक्र को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो घटना चक्र के हिसाब से ही पढ़ेंगे। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, तो मैं आपको फिर एक्स्ट्रा क्लास में आपको बता सकता हूँ इसमें। फिलहाल हम आपके इसके क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में डीएनए होता है। देखो पहला ही क्वेश्चन इसने हिला दिया। पहला भी बताया था आपको कि कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और आपका एक तरीके से जो हरित लवक होता है वहां पर भी डीएनए पाया जाता है नाभिक के अलावा। अब आप इसमें देख लो तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की तथा हरितलवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतान में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है वो एटीपी में कहाँ बदलती है? ये आपको ध्यान रखना है। देखो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बी होगा सीधा सा। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। एटीपी की फुल फॉर्म देखो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट बोलते हैं इसको। बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। इसका मतलब ये कह लो कि जो पौधे होते हैं उनका जो पत्ते होते हैं हरे, उनका जो कारण है हरे होने का वो क्लोरोप्लास्ट ही है। ये ध्यान रखना। इनमें वैसे कौन सा कथन सही है? अब देखो प्रयास प्रायस लघुतम सजीव स्वजीवी कोशिकाएं होती हैं। ये आपका क्या सही है? ये अभी आपका सही नहीं है।
माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है? नहीं, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की नहीं बनी होती। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए के अणु बने होते हैं, ये आपका ठीक है। सम एकल तंतु आरएनए के बने होते हैं, आंसर आपका सी होगा। पादप विषाणु किसी अविकल्पी परजीवी होते हैं जो सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो कि द्विविलियक या एक वलयक होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है और बाकी अन्य विकल्प सुमेलित नहीं है। अब देखो, साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या आपको पता है, या तो आप मिलेगा कहीं 23 जोड़ी और या फिर आपको मिलेगा 40। आंसर आपका बी होगा। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी होती है। जैसे पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि फिर से देखो, पुरुष में एक्स वाई होंगे और महिला में कितने होंगे? एक्स एक्स होंगे। यदि पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से निषेचन करेगा तो एक्स एक्स बनेगा। फिर से एक्स गुणसूत्र इस गुणसूत्र से निषेचन करेगा तो फिर से एक्स एक्स। और यदि वाई गुणसूत्र एक्स के साथ होगा तो ये एक्स वाई बनाएगा, और इसी तरीके से वाई गुणसूत्र इस एक्स के साथ होगा तो एक्स वाई बनाएगा। और एक्स वाई की स्थिति में ही क्या होती है? पुत्र की उत्पत्ति होती है। और जो एक्स एक्स की एक्स एक्स के निषेचन से की क्रिया द्वारा पुत्री की उत्पत्ति होती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, सी आंसर। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, देखो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तनवाद। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। वैज्ञानिकों का समूह जिसने प्राकृतिक सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। और आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिनसे विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तनवाद ही कहते हैं। और ये स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? अब देखो, लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते? बंदर में होते हैं, तितली में होते हैं, चीता में होते हैं, छिपकली में नहीं होते। ये वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करती है? निषेचित करती है। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। तो छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप पर होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? अब देखो, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होगी? कोशिका भित्ति के द्वारा, क्योंकि जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि अब यदि कहें कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे मुख्यतः सेलुलोज के द्वारा निर्मित होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में जो अनुपस्थित होगा, देखो, जंतु की कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। मनुष्य के या जंतु के शरीर में, यही कह लो कि मनुष्य के शरीर में तो सेल्यूलोज का पाचन ही नहीं होता, कि कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन कर सके। ये आप ध्यान रखना। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस कहलाता है श्वसन अंग अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कोशिकांग या श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, किस कोशिकांग को? तो इसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। बी आंसर होगा इसका। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का देखो शक्ति स्रोत क्या है? वही माइटोकॉन्ड्रिया। बी आंसर होगा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है किसकी? देखो, वो प्रोटीन की भी बनी होती है और लिपिड की भी। आपको पीछे बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो किसकी? प्रोटीन। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन का बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण बनाती है, जबकि मध्य आवरण जो बनता है वो लिपिड से बनता है। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के
जीव द्रव्य को घेरे रखती है। रॉबर्टसन 1959 में द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर और निकोलसन ने 1972 में द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच में कुछ प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में निम्न में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखो, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की नहीं, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की। यस, राइबोसोम को ही तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए आंसर इसका बी लगेगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका तथा राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? अब देखो, लसिका कोशिकाएं कहाँ बनेंगी? लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में, तिल्ली अर्थात प्लीहा में, जहां पर ब्लड स्टोर होता है। इसे ब्लड बैंक कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक क्या है? प्लीहा या तिल्ली। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों तिल्ली, थाइमस ग्रंथि अथवा अस्थिमज्जा के द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये कहता है कि निम्न में से कौन सा इनमें सही है। अब देखो, बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, ऐसा नहीं है, और भी स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटी को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रें सजीवता को हो सकती हैं, ये आपका ठीक होगा। भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सर्जन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब 3 भी और 4 भी सही है। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। स्तनधारियों में मोटे तौर पर दो प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, एक वयस्क स्तंभ कोशिका। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका बीजपुटी अवस्था से व्युत्पन्न होती है, जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण या बीजपुटी को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सकें। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे सजीवित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सर्जन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये ध्यान रखना है। अब देखो, कौन सा असत्य है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये ठीक है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ये भी ठीक है। ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं के बनाने की क्षमता रखते हैं, ये भी ठीक है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, नहीं, ये ठीक नहीं है आपका। तो इसका मतलब आंसर आपका डी लगेगा। स्तंभ कोशिका एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं के निर्माण करती है तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को कहते हैं। इसको कहते हैं एपिप्टोप्स या एपिप्टोसिस, ये आंसर होगा इसका। प्रकंपित कोशिका या प्रकंपित मृत्यु कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। नेक्स्ट, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो वो कौन सा पद है? देखो, वो है आपका क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में ही आपके एटीपी में अणु बनते हैं। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हेंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। ये तो हो जाता है आपका कोशिका, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन भी और आपका कोशिका के संबंधित कॉन्सेप्ट भी। अब देखो, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा आनुवंशिकता का, या जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इसके बारे में देखेंगे। और यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ की आवश्यकता है, जो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ाई, पॉलिटी भी पढ़ा दी, हिंदी भी पढ़ा दी, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी, मॉडर्न हिस्ट्री जो घटना चक्र वाली है, उसकी जो
पीडीएफ की आवश्यकता हो आपको, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो देखो इनमें से कुछ पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट मिल जाएंगी, वो पिन हुई रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं मिलती है तो आप मेल के माध्यम से बता देना, तो आपको वहाँ भी मेल के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।